हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय क्लासेस में। और हम आपके लिए आज लेकर आए हैं जो मौर्य वंश था। हम पूरे मौर्य वंश को देखेंगे जो आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न बन ही जाते हैं। इसीलिए हम आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे पूरा मौर्य वंश। तो स्टार्ट करते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मगध का शासक बना और इसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। इसने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया था और 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। कहा जाता है कि जब चाणक्य चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जब चाणक्य घनानंद के दरबार में आया था और घनानंद से कहा था कि भारत पर इस समय सिकंदर ने आक्रमण किया है, तो आपको अखंड भारत की रक्षा करनी चाहिए। तो घनानंद ने अभिमान में चूर होने के कारण चाणक्य की बात को नहीं सुना, बल्कि ऐसा माना जाता है कि उन्हें अपमानित करके वहां से भगा दिया। उसी समय चाणक्य ने यह प्रतिज्ञा की थी, मैं नंदवंश का सर्वनाश कर दूंगा, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर अंततः नंदवंश का सर्वनाश कर दिया और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा। अब बात कर लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज आया था। ये सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था और इसने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिसने इंडिका की रचना की। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, विभिन्न आयोग इसे पूछ ही लेते हैं। पूछेंगे कि इंडिका किसकी रचना है, तो आपको बताना है कि इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। फिर दूसरी बात आती है कि इंडिका में इसने क्या लिखा है। इंडिका में मेगास्थनीज ने तत्कालीन समाज का वर्णन किया है। इससे आगे की बात कर लेते हैं। कौटिल्य यानी चाणक्य ने भारतीय राजनीति पर आधारित पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की थी। इन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा है वह वित्त से संबंधित ना होकर राजनीति से संबंधित है और यह पुस्तक 15 अधिकरणों में बटी है। अधिकरण का मतलब हम अगर कहें तो भागों में बटी है। कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि अर्थशास्त्र किस चीज की पुस्तक है। अर्थशास्त्र, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित पुस्तक है और यह 15 अधिकरणों में डिवाइड है। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह जैन धर्म को मानने वाला था, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में उपवास संलेखना प्रथा के द्वारा शरीर का त्याग किया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में कर्नाटक के एक स्थान जिसका नाम है श्रवण बेलगोला, तो यह श्रवण बेलगोला चला गया था और वहीं उपवास के माध्यम से इसने अपने शरीर का परित्याग किया, जिसे जैन धर्म में संलेखना प्रथा कहा जाता है। संलेखना प्रथा का यह अर्थ होता है कि ये लोग भोजन करना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे इनका शरीर दुर्बल होता चला जाता है और इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ये हमने एक दृष्टि में देख लिया है चंद्रगुप्त मौर्य को। अब इसके बाद आता है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा और 298 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का मतलब होता है अपने शत्रुओं का नाश करने वाला। ऐसा कहा जाता है कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। मिस्र के शासक टालमी, अर्थात जो उस समय मिस्र का शासक था वह टालमी द्वितीय था। इसने
टालमी द्वितीय फिलडेल्फस ने भी डायनोसियस अर्थात पूछा जाएगा कि मिस्र के शासक ने किस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डायनोसियस। या ऐसा भी कहा जाता है कि बिंदुसार ने जो सीरिया का शासक था, सीरिया के शासक के पास एक प्रार्थना भेजी थी और एक दार्शनिक कुछ सूखे अंजीर और अंगूर से बनी हुई मदिरा की मांग की थी और उन्होंने इसकी इन मांगों को पूरा भी किया था और उन्होंने सूखे अंजीर और मदिरा इसके पास भेजी थी और अपना राजदूत डायमेकस भी बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार ने कभी कोई युद्ध लड़ने का प्रयास नहीं किया, बल्कि इसे जो राज्य विरासत में मिला था उसी को अक्षुण्ण बनाए रखने का इसने प्रयास किया, अर्थात इसने कोई भी नया प्रदेश नहीं जीता। अब इसमें जो ये हमने हल्की हल्की दृष्टि से देख लिया, लेकिन जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है और आने वाले पिट के एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अशोक। अशोक को महान अशोक कहा जाता है और इसे सम्राटों का सम्राट भी कहा जाता है। हम बात कर लेते हैं अशोक की। अशोक बिंदुसार का पुत्र था, अर्थात यह चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था, अर्थात जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ यानी ये राजा बनाया गया, इससे पहले ये उज्जैन का राज्यपाल हुआ करता था। और जब बिंदुसार के समय तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था, तो तक्षशिला के विद्रोह को दबाने में अशोक को सफलता मिली थी, जिससे खुश होकर बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला का भी गवर्नर नियुक्त किया था। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि तक्षशिला का गवर्नर बनने से पहले अशोक कहाँ का गवर्नर था, तो उज्जैन का। और क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि राजा बनने से पहले अशोक कहाँ का गवर्नर था, तो वह उज्जैन का गवर्नर था, अर्थात यह उज्जैन और तक्षशिला दोनों जगह का गवर्नर था। अशोक को उसके अभिलेखों में देवनाम पीदस्सी की उपाधि दी गई है, अर्थात देवताओं का प्रिय। इसे अभिलेखों में देवताओं का प्रिय बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि अशोक नाम का उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है। अशोक नाम का उल्लेख हमें इसके विभिन्न शिलालेखों और स्तंभलेखों से प्राप्त होता है। जैसे पहला है आपका मास्की अभिलेख, दूसरा गुर्जरा, तीसरा निट्टर और चौथा उद्गेलम। इन अभिलेखों से अशोक का नाम अशोक स्पष्ट होता है। पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है तथा दीपवंश में करमोली कहा गया है। दीपवंश जो ग्रंथ है इसमें इसे करमोली कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वह एक अंग्रेज था और उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम एक अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है, वह है कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का पूरा जीवन ही बदल गया, तो यह युद्ध बहुत ही मायने रखता है। बात कर लेते हैं कलिंग युद्ध की। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को जीत लिया। कलिंग पर आक्रमण करने के इसके विभिन्न उद्देश्य रहे होंगे, ऐसा विभिन्न इतिहासकार मानते हैं। अगर हम बात करें कि पहला कारण तो ये रहा होगा कि चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत जीत लिया था, किंतु उसने कलिंग पर विजय प्राप्त नहीं कर पाई थी। अब दूसरे नंबर पर आता है बिंदुसार। इसने अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि जो पिता द्वारा विरासत में राज्य मिला था उसे ही अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास किया। अब जब अशोक शासक बनता है तो संपूर्ण भारत पर इसने विजय प्राप्त कर ली थी, किंतु कलिंग उस समय भी स्वतंत्र था, जिससे जो मौर्य थे, मौर्य लोगों को जो दक्षिण भारत है उससे व्यापार करने में कठिनाई आती थी और इन्हें कलिंग को कर देना पड़ता था। जो कलिंग था उसे कर देना पड़ता था। यह एक महत्वपूर्ण कारक रहा होगा
जिसके कारण अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि इसके मन में यह भावना रही हो कि हमारे पूर्वजों ने संपूर्ण भारत को जब जीत लिया, मैंने भी संपूर्ण भारत को जीत लिया है, तो कलिंग कैसे स्वतंत्र रह सकता है। ये विभिन्न इतिहासकार अपने अपने मत प्रस्तुत करते हैं कलिंग पर आक्रमण के विषय में। तो ये तो बात हो गई इतिहासकारों की। हमें मेनली याद रखना है कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया गया और भीषण रक्तपात को देखकर कहा जाता है अशोक का मन द्रवित हो उठा और इसका हृदय परिवर्तन हो गया और इसने एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम था उपगुप्त। बौद्ध भिक्षु था उपगुप्त। इसने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली और जीवन में कभी भी हिंसा न करने की कसम खाई और उसके बाद इसने कभी भी कोई युद्ध नहीं लड़ा। अब बात कर लेते हैं कि कलिंग युद्ध के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो अशोक का जो 13वां अभिलेख है उससे कलिंग युद्ध के विषय की जानकारी प्राप्त होती है। जो अशोक के अभिलेख हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम वीडियो के अंत तक पहुँचते पहुँचते उन अभिलेखों की भी चर्चा कर लेंगे। वहाँ से भी डायरेक्ट आपके परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। किंतु राजत रंगणी जिसमें कश्मीर का इतिहास है और जिसे कल्हण ने लिखा है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। राज तरंगिणी पूछ लिया जाता है किसने लिखी है और किसके विषय में लिखी गई है। तो इसमें कश्मीर का इतिहास है और इसे कल्हण ने लिखा है। इसमें अशोक को शैव धर्म यानी भगवान शिव का अनुयायी बताया गया है, लेकिन जो अशोक था प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। ऐसे विभिन्न उल्लेख मिलते हैं। अब हम अगर इससे आगे की बात करें तो अशोक ने आजीवक एक संप्रदाय था जिसकी स्थापना जो की थी वो मोक्खली गोसाल द्वारा की गई थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मोक्खली गोसाल द्वारा की गई थी। अशोक ने आजीवकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था और यह आजीवक संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए दी थी। अशोक अपने शासन के 10वें वर्ष बोधगया गया था, अर्थात जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अशोक शासक बनने के 10वें वर्ष वहां गया था और इसके बाद राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था, अर्थात जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वहां अशोक अपने शासनकाल के 20वें वर्ष गया था और 10वें वर्ष बोधगया की इसने यात्रा की थी। अब हम बात कर लेते हैं कि अशोक के शिलालेखों के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें से हम बात करेंगे भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने करवाया था। एक एक बिंदु बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से आपको देख कर जाना है। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीडियो को एक बार 2 बार अच्छे से देख लेते हैं तो आपको यहीं से सब कुछ याद हो जाएगा। बात कर लेते हैं पहले शिलालेख की। पहले शिलालेख में इसने पशु बलि की निंदा की है, अर्थात व्यक्ति को पशुओं की बलि नहीं देनी चाहिए और इसने इसी में उल्लेख किया है कि जो सभी मनुष्य हैं वह मेरी संतान है। बात आती है दूसरे शिलालेख की। इसमें इसने पशुओं की चिकित्सा का उल्लेख किया है और मानव की चिकित्सा का उल्लेख किया है और लोक कल्याणकारी जो कार्य होते हैं उन्हें करने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। तो दूसरा शिलालेख पशु चिकित्सा मानव चिकित्सा से संबंधित हो जाएगा और पहला जो शिलालेख है वह पशु बलि की निंदा करता है और सो कहता है कि सभी जो मनुष्य हैं वह मेरी संतान है। बात करते हैं तीसरे शिलालेख की। इसमें युक्त राज्य और प्रादेशिक अधिकारियों को दौरा करने का आदेश दिया गया है। ये मौर्य काल में अधिकारी हुआ करते थे। इनमें से जो प्रादेशिक है वह पूरे प्रदेश का अधिकारी हुआ करता था। अगर बात करें राज्यों की तो अगर वर्तमान समय में हम देखें राज्यों तो एक हम बात कर सकते हैं जिलाधिकारी। जो इस समय जिलाधिकारी होता है उस समय राज्य हुआ करता था।
तो इन सब का उल्लेख तीसरे शिलालेख में किया गया है और इन्हें जनता के बीच जाकर उनकी दशा जानने का प्रयास करने का आदेश इसमें दिया गया था तीसरे शिलालेख में। बात करते हैं चौथे शिलालेख में। इसमें मेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई थी। धम्म घोष की घोषणा का मतलब था कि यह सभी धर्मों का सम्मान आदर करता था और विभिन्न इतिहासकार मानते हैं कि इसमें विभिन्न धर्मों की अच्छी बातों का समावेश था। पांचवें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन मिलता है, अर्थात धर्म से संबंधित जो महामात्र यानी मंत्री हुआ करते थे उनकी नियुक्ति का वर्णन पांचवें शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट आता है छठा शिलालेख। इसमें आत्मनिर्माण की शिक्षा दी गई है, अर्थात व्यक्ति अपने स्वयं का निर्माण कैसे करे, कैसे उसके गुण होने चाहिए, उसका सच्चरित्र, अपने सच्चरित्र पर जोर देने के लिए विभिन्न बातों का जिक्र किया गया है छठे शिलालेख में। बात कर लेते हैं सातवें शिलालेख की। सातवें शिलालेख में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता का उल्लेख मिलता है, अर्थात किसी भी धर्म के साथ अशोक दुराव नहीं करता था, अर्थात उसकी नज़र में सभी धर्म जो थे वह समान थे। आठवें शिलालेख की अगर बात करें तो सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख मिलता है। जैसे आप लोगों से मैंने चर्चा की है कि यह अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया गया था और 20वें वर्ष इसने लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो उन्हीं सब का जो वर्णन है वह आठवें शिलालेख में हमें देखने को मिलता है। इसका 9वां शिलालेख धम्म समारोह की चर्चा करता है, अर्थात धार्मिक समारोहों की चर्चा करता है। और 10वां शिलालेख धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल देता है। जो धम्म की नीति है वह अच्छी है, इस चीज़ पे बल देता है। 11वां धम्म नीति की व्याख्या करता है, अर्थात जो इसने धम्म बनाया है उसकी क्या व्याख्या, उसकी क्या नीति है, क्या उसके अनुशासन है, इस चीज़ की व्याख्या करता है। 12वां आपका आता है शिलालेख। यह सर्वधर्म समभाव और स्त्री महामात्रों की नियुक्ति पर चर्चा करता है, अर्थात स्त्री महामात्र भी हुआ करती थी और यह सर्वधर्म में समभाव की भावना की चर्चा करता है। बात करते हैं 13वां शिलालेख। अत्यंत ही जरूरी आपकी परीक्षा की दृष्टि से 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो कलिंग युद्ध का वर्णन है वह हमें किस शिलालेख में देखने को मिलता है, तो वह आपका हो जाएगा 13वां शिलालेख। अब हम बात कर लेते हैं कि उस समय कुछ अधिकारियों की कि वह किस विभाग के प्रमुख हुआ करते थे। बात आती है पणयाध्यक्ष। पणयाध्यक्ष जो था वह वाणिज्य अध्यक्ष हुआ करता था, अर्थात जो व्यापार हुआ करता था वह व्यापार का अध्यक्ष हुआ करता था। पौतवाध्यक्ष या माप तौल का अध्यक्ष हुआ करता था। सोनाध्यक्ष या बूचड़ खाने का अध्यक्ष हुआ करता था। और लक्षणाध्यक्ष या टकसाल का अध्यक्ष हुआ करता था, अर्थात जहाँ मुद्रा की ढलाई की जाती थी उसे टकसाल कहते हैं। तो लक्षणाध्यक्ष वहाँ का हेड हुआ करता था। बात आती है नवाध्यक्ष की, तो यह जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। जहाज रानी का मतलब है जहाज वगैरह जो निर्माण होता था या उनका परिचालन होता था या उसका अध्यक्ष हुआ करता था। अंतिम आता है विविता अध्यक्ष या चारागाह का अध्यक्ष होता था, अर्थात जो पशुओं से संबंधित चारागाह हुआ करते थे या उनका अध्यक्ष होता था। हमने चर्चा की है अशोक के बारे में, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे हमने उन्हें जानने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा आप उसे हल करने में सक्षम होंगे। आप लोगों से आशा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।